नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं बीमा से जुड़ा हमारा खास शो बीमा हो तो ऐसा। इस शो में हम बीते हफ्ते जीवन, स्वास्थ्य, निवेश से जुड़े बीमा सेक्टर की बड़ी खबरों पर आज चर्चा करेंगे। बीमा की दुनिया में क्या बदला, बजट में पॉलिसी धारकों को क्या राहत मिली और किन नए प्रोडक्ट्स ने एंट्री ली, इन सभी मुद्दों को हम आसान भाषा में समझेंगे। फिर कार्यक्रम के एंड में हमारा खास सेगमेंट पॉलिसी रिव्यू होता है, जहां हम नई लॉन्च हुई बीमा पॉलिसी को डिटेल में समझेंगे। किसके लिए सही है ये पॉलिसी, क्या फायदे हैं इसके और किन बातों का ध्यान आपको रखना जरूरी है। साथ ही हमारे साथ शो में गेस्ट भी जुड़ेंगे जो आपको आसान भाषा में एक एक डिटेल बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शो की, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के ऑन द शो पर कि हम कार्यक्रम में क्या क्या बात करेंगे। तो देखिए, एको लाइफ का प्योर प्रोटेक्शन पर फोकस, इस पर हमारा फोकस रहने वाला है। और वहीं मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर टैक्स से राहत मिली है, क्या राहत मिली है, इस पर भी बातचीत होगी। देखिए, मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर टैक्स से जो राहत मिली है उस पर नजर हम डालने वाले हैं। वहीं PMJJBY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 99% से ज्यादा क्लेम सेटलमेंट रखा गया है, किस तरीके से इसे देखा जाए इस पर भी बात होगी। वहीं चाइल्ड इंश्योरेंस में गारंटीड रिटर्न फोकस रखा गया है, इस पर भी विस्तार से हम नजर डालेंगे। वहीं एंड में हम बात करेंगे कि बीमा के नाम पर बड़ी ठगी जो की जा रही है, इसका बड़ा रैकेट बेनकाम पुलिस की ओर से किया गया है, कहां ये ठग पकड़े गए हैं, इस पर बात होगी। तो देखिए, आज के शो में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बजाज कैपिटल विनय तलूजा जी, जिनको बीमा से जुड़े मामलों का अच्छा एक्सपीरियंस है। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू अंजलि। सर, चर्चा को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं अमित की कहानी, जिन्होंने सही समय पर बीमा पॉलिसी लेकर जरूरत के समय में अपने परिवार की मदद की। नोएडा के 32 साल के अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और उनके ऊपर माता पिता और पत्नी की जिम्मेदारी है। अमित ने समय रहते एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। अचानक हुए एक एक्सीडेंट में अमित की मृत्यु हो गई। टर्म इंश्योरेंस की राशि से उनके परिवार को बड़ी मदद मिली, जिससे घर का लोन, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्च आसानी से पूरे हो सके। ये केस स्टडी दिखाती है कि सही समय पर ली गई इंश्योरेंस पॉलिसी परिवार को बड़े आर्थिक संकट से बचा सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर, पहला सवाल मेरा रहेगा कि अभी जो हमने अपने दर्शकों को कहानी बताई अमित की, उन्होंने टर्म इंश्योरेंस लिया, जिसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई तो उसके बाद उनकी पूरी फैमिली की मदद इससे हो सके। आज के समय में सर, इंश्योरेंस को फाइनेंशियल प्लानिंग का एक ज़रूरी हिस्सा क्यों माना जा रहा है? अंजलि, एक्चुअली आज के समय से नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग का जब से जन्म हुआ है और ऑब्वियसली इंडिया में काफ़ी लेट आया है। वेस्ट वर्ल्ड में, खासकर अमेरिका में और यूरोप में इसकी काफ़ी टाइम से डिस्कशंस होती हैं और ज़्यादातर निवेशक अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग रूट्स के थ्रू करते हैं। इसके अंदर बेसिकली वो अपने सारे लाइफ के गोल्स इकट्ठे एक पेपर पे डालते हैं, कब कितना पैसा चाहिए बच्चों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने घर खरीदने के लिए, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए और बड़े इंपॉर्टेंट लाइफ गोल्स के लिए। और फिर एक लेखा जोखा बनाया जाता है कि कितना पैसा निवेश करना है, किस तरह के प्रोडक्ट्स में लगाना है, कितना रिस्क लेना है इक्विटी और डेट में। तो ये पार्ट तो हो गया इन्वेस्टमेंट का, बिकॉज गोल्स पूरे तभी होंगे, जैसा आप जानते हैं, जब आप इन्वेस्ट करेंगे। पैसा घर से रखने से तो कभी किसी के गोल्स पूरे नहीं हुए, उसको आप सेविंग्स बोलते हैं। पर जब आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं तो उसमें एक फाउंडेशन की लेयर डाली जाती है, जैसे घर की फाउंडेशन डाली जाती है, और वो फाउंडेशन की लेयर होती है प्रोटेक्शन की। सो किसी भी अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और दूसरा होता है प्रोटेक्शन प्लानिंग। प्रोटेक्शन प्लानिंग में आप जितने भी रिस्क्स हैं अपने लाइफ के, उनको कवर करते हैं, बिकॉज इंश्योरेंस के माध्यम से आप अपने रिस्क को कवर कर सकते हैं बहुत कम प्रीमियम देकर। उसमें सबसे पहले जो आता है मूलतः रूप पे, वो होता है टर्म इंश्योरेंस। इससे आप अपनी लाइफ की बीमा करा सकते हैं और भगवान ना करे कभी कुछ हो जाता है लाइफ एश्योर्ड को, तो इंश्योरेंस कंपनी डेथ पे किसी भी कारण से डेथ हो, नेचुरल या अननेचुरल,
वो एक लमसम अमाउंट फैमिली को दे देती है। उसके अलावा फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, आप एक्सीडेंटल कवर लेते हैं, आप होम इंश्योरेंस लेते हैं, वो सब प्रोटेक्शन का पार्ट है। सो लाइफ इंश्योरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन प्रिंसिपल है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का घर बनाने के लिए। बिल्कुल सर, अभी जो दर्शकों ने हमारी जो स्टोरी देखी थी उसमें अमित ने टर्म इंश्योरेंस लिया था। अब ये कैसे हमें डिसाइड करना है कि केवल टर्म इंश्योरेंस ही हमारे लिए बेहतर है या कोई और किसी और तरीके का प्लान भी हमारे लिए अच्छा हो सकता है? सो अगेन अंजलि, यहाँ पे काफ़ी सारा मिथ है लोगों को हिंदुस्तान में। कुछ लोग कहते हैं टर्म इंश्योरेंस लेना है, कुछ लोग कहते हैं टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें चॉइस ए और बी की नहीं करनी है, हमें अपनी बास्केट में हर तरह का प्रोडक्ट चाहिए। हमें टर्म इंश्योरेंस भी चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी चाहिए, हमें गारंटीड रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स भी चाहिए। सेम व्यक्ति के लिए ही हर तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए। किसी की मात्रा ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि आपको टर्म इंश्योरेंस चाहिए और मुझे नहीं चाहिए, और आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मुझे नहीं चाहिए, या वाइसा वर्सा। तो टर्म इंश्योरेंस की नीड सबकी है। कितना टर्म इंश्योरेंस चाहिए, अंजलि के लिए टर्म इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, मेरे लिए टर्म इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। हमारी एज, हमारी ऑक्यूपेशन, हमारी इनकम, हम अपनी कितनी रिस्क की परसेप्शन करते हैं, हमने कितनी सेविंग्स कर ली अभी तक, इसके बेसिस पे कितना टर्म इंश्योरेंस लिया जाएगा वो निर्धारित होता है। बिल्कुल। लेकिन सर कैसे ये चूज किया जाए कि हमारे लिए सही पॉलिसी कौन सी है? उसके लिए देखिए अंजलि, नॉर्मली आपको किसी अच्छे एडवाइज़र के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जब दवाई लेते हैं, बुखार होता है छोटा मोटा, तो आप खुद ही क्रोसिन ले लेते हैं। पर जब आपको थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होती है हेल्थ से रिलेटेड, तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। सिमिलरली हमारी इंडस्ट्री में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग और प्रोडक्ट्स की एडवाइस के लिए एक अच्छे एडवाइज़र के पास जाना पड़ेगा, जिसकी प्राइमरी लॉन्ग टर्म का एक्सपीरियंस है, लंबा उसकी कंपनी चलेगी। वहाँ पे आपको वो फाइनेंशियल प्लानिंग करके आपको प्रोडक्ट्स चूज़ करने में हेल्प करेंगे, बिकॉज सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज खुद से एकत्रित करना, जबकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि वो खुद से इंफॉर्मेशन ले लेंगे, बट एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा गारंटी नहीं है, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आप गलत प्रोडक्ट का चयन कर सकते हैं। तो आपको एक राइट फाइनेंशियल प्लानर, एक राइट इंश्योरेंस एडवाइज़र के पास जाना पड़ेगा, और वो आपको हेल्प करेंगे कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सुटेबल है आपकी नीड्स के हिसाब से। बिल्कुल सर, मान लीजिए इंश्योरेंस एडवाइज़र के पास हम गए, बहुत सारा ये कई बार हमने सुना भी है कि इंश्योरेंस लेते समय बहुत सारी ऐसी हम गलतियां कर देते हैं। कौन कौन सी ऐसी गलतियों से सर बचना चाहिए, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि ये गलती हमसे ना हो, ताकि फ्यूचर में अगर किसी तरीके का जब क्लेम सेटलमेंट की बात आए या फिर क्लेम लेने की बात आए तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो? आपको देखिए, मूलतः रूप में 2 एरियाज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो आप राइट प्रोडक्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। दूसरा, इनफैक्ट मैं बोलूँगा 3 पॉइंट हैं। दूसरा, वो प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में लेना है, कितना कवर लेना है, या कितना प्रीमियम देना है। आप ओवर पे तो नहीं कर रहे, बाद में आपको छुपे पॉकेट के ऊपर और आप बीच में बंद कर दें। तीसरा, जब आपने तय कर लिया कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है और कितना कवर लेना है, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरते वक्त सही तरीके से करनी है, ताकि क्लेम के समय पे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट है, जब आप पॉलिसी लेते हैं तो उस समय आपका और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही इंश्योरेंस कंपनी कल को अगर क्लेम आता है तो क्लेम पे करती है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेशन फॉर्म के ज़रिए आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो आपसे मांगी गई है आप सही तरीके से वो भरेंगे, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये 3 चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल, तो इन 3 चीज़ों का ध्यान आपको रखना है जब भी आप इंश्योरेंस लें। सर, अब हम शुरुआत कर लेते हैं। हमारी कुछ खबरें हैं, हम अपने दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में कुछ खबरें लेकर आते हैं। पहली खबर की शुरुआत हम करते हैं। एको लाइफ इंश्योरेंस ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए कहा है कि कंपनी अब केवल प्योर प्रोटेक्शन यानी सिर्फ जीवन सुरक्षा कवरेज वाले प्लान ही पेश करेगी। इसके तहत एको लाइफ अब निवेश लिंक्ड या इक्विटी से जुड़े बीमा प्रोडक्ट्स नहीं बेचेगी, बल्कि सिर्फ टर्म लाइफ इंश्योरेंस जैसे साधारण, स्पष्ट और किफायती सुरक्षा कवरेज पर ही
ध्यान देगी। इससे कंपनी का लक्ष्य बीमा ग्राहकों के बीच मिस सेलिंग को कम करना और सुरक्षा कवरेज को सरल बनाना है। एको लाइफ का कहना है कि बहुत सारे मिश्रित उत्पाद ग्राहकों को भ्रमित करते हैं और वो कम कवरेज के लिए अधिक प्रीमियम देते हैं। प्योर प्रोटेक्शन प्लान से ग्राहक को स्पष्ट सुरक्षा मिलेगी और निर्णय भी आसान हो जाएगा। सर, एको लाइफ का प्योर प्रोटेक्शन मॉडल क्या होता है, हमारे दर्शकों को आप समझाइए इसी लैंग्वेज में, और ये पारंपरिक बीमा से किस तरीके से अलग है? ज़रूर अंजलि, देखिए पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि एको लाइफ का कोई स्ट्रेटजी चेंज नहीं हुई है। ये एक नई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो इंडिया में आ रही है। ये ऑलरेडी एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी चलाते हैं जिसमें वाहन का बीमा ज़्यादातर करते हैं। अभी इनकी कंपनी एक नया लाइसेंस ले रही है IRDA से, जिसके तहत ये लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स भी बेच पाएंगे। जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान में जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है अथॉरिटी वो है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये अलग अलग लाइसेंस देता है। लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करने के लिए अलग लाइसेंस देता है, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस करने के लिए अलग लाइसेंस देता है। तो उसके तहत एको लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में आना चाहते हैं और वो एक नया लाइसेंस ले रहे हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन अभी मार्केट में आई है, आपने भी शेयर करा है, एको लाइफ चाह रहा है वो फोकस करे शुरुआत में टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए जो प्योर प्रोटेक्शन प्लान होते हैं। हो सकता है आगे जाके ये इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स भी लेके आएँ, बट ये कहना गलत होगा कि इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्लान बेचने से मिस सेलिंग होती है और टर्म प्लान देने से मिस सेलिंग नहीं होती। जैसा मैंने पहले भी बताया, आपकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको बच्चों के भविष्य के लिए सेविंग्स करनी है, अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस के अंडर बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके खरीद सकते हैं। बट येस, टर्म इंश्योरेंस एक खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है और उसको आप अपनी प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू उसको पूरा करिए। तो एको लाइफ का ये प्रयास रहेगा आई थिंक इसके अंदर, जो टर्म इंश्योरेंस बाजार में लेके आएंगे। बिल्कुल सर, सिर्फ प्रोटेक्शन बेस्ड मॉडल अपनाने से जो कस्टमर्स हैं, क्या उनको सीधा फायदा हो सकता है? मैं नहीं मानता इसमें कस्टमर को फ़ायदा है। थोड़ा सा फ़ायदा ये हो सकता है कि जब इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ प्रोटेक्शन प्लान्स लेके आएगी तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी, प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा R&D करेगी, तो कुछ हो सकता है बेहतर प्रोडक्ट्स बाज़ार में लेकर आए। बट सेम टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर प्राइसिंग का प्रेशर भी रहेगा, बिकॉज अगर रिस्क उनका बढ़ गया तो सारे क्लेम्स उनको टर्म इंश्योरेंस के अंदर देने हैं और वो जो अपना रिस्क डाइवर्सिफाई कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि ये डिसीजन एको का सही है या गलत है। बट मूलतः रूप पे अगर एक कंपनी दोनों तरह के प्रोडक्ट्स लेके आ रही है तो वो वाइडर वैरायटी की चॉइस ग्राहक को, इन्वेस्टर को दे सकती है। और क्योंकि उनको हर तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे प्रोडक्ट्स कंपनीज के पास जाएं जो ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स आपको देते हैं। बिल्कुल सर, ये प्रोटेक्शन प्लान से क्या मिस सेलिंग की, क्योंकि इंश्योरेंस में हम ये भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मिस सेलिंग भी कई बार हो जाती है। कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि कंप्लेन ये करते हैं कि उन्हें गलत तरीके से पॉलिसी जो है वो बेच दी गई। सर, इससे मिस सेलिंग की जो प्रॉब्लम है क्या वो कम होगी? अगेन मैं इसका आंसर दूंगा हाँ और ना में। अगर आपको आपकी ज़रूरत क्लैरिटी हो गई है एज अ इन्वेस्टर और आपने अपने एडवाइज़र के साथ एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप क्रिएट करी है और आपने अपनी सेल्फ चेक 7-8 चीज़ें खुद से चेक करी हैं और सिर्फ ट्रस्ट नहीं करा एडवाइज़र के ऊपर, आपने अपनी भी वर्क किया है, तो आपको कभी भी कोई भी प्रोडक्ट मिस सेल नहीं हो सकता। ऑब्वियसली ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, एक डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप में आप डॉक्टर से सवाल नहीं करते हैं बिल्कुल कि ये आपने दवाई मुझे क्यों दी है, मुझे ये दवाई दे दीजिए। सिमिलरली इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेलिंग के प्रोसेस में भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। राइट। उसके बेसिस पे अगर एक राइट एडवाइजर आपको मिला है तो आपको अच्छा प्रोडक्ट खरीदेंगे और वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल, तो सही सेलिंग का स्कोप खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही इंश्योरेंस एडवाइज़र चुनना भी एक बहुत बड़ी इसे ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा काम तो है, लेकिन अगर आपने सही एडवाइज़र चुन लिया तो ये आगे लाइफ टाइम के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा भी सकता है। सर, क्या बाकी और जीवन बीमा, अगर हम बाकी और अन्य जीवन बीमा कंपनियों की अगर हम बात करें, वो भी क्या इसी तरह का मॉडल सर अपना सकती हैं? हर कंपनी देखिए आज की डेट में भी करीब 20 के ऊपर इंश्योरेंस कंपनीज है लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में हिंदुस्तान में, तो सबके पास टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं और कुछ कंपनीज थोड़ा ज़्यादा फोकस करती हैं, कुछ कंपनीज कभी कम फोकस करती हैं। जैसे अभी कोविड के टाइम पे 4 साल पहले 5 साल पहले
इंश्योरेंस कंपनीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, वो टर्म इंश्योरेंस के प्राइस बहुत बढ़ा दिए थे या उन्होंने कवर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। और आगे उनको इंटरनेशनल मार्केट में री इंश्योरेंस कराना प्रोडक्ट को बड़ा महंगा पड़ रहा था, बिकॉज ओवरऑल क्लेम्स बहुत बढ़ गए थे। अगर ऐसी आपदा आती है और ऐसी कैलेमिटीज आती हैं, पेंडेमिक्स आते हैं, उस केस में टर्म, हेल्थ और जितने भी प्रोटेक्शन वाले प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे होंगे। कंपनी समय समय पर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करती हैं प्रोडक्ट्स की और कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स लेके आती हैं ताकि वो एक बैलेंस बास्केट अपने क्लाइंट्स को दे सके। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं दर्शकों के लिए। अगली खबर हम लेकर आए हैं बजट से जुड़ी हुई। देखिए, बजट 2026 में मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर टैक्स में बड़ी राहत मिली है। 2026-27 के यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सड़क हादसों में घायल लोगों और उनके परिवारों को बड़ी राहत देने वाला ऐलान किया है। अब मोटर एक्सीडेंट क्लेम में मिलने वाले मुआवजे के इंटरेस्ट पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा और इसी पर टीडीएस भी नहीं काटा जाएगा। इससे घायल व्यक्ति या उनके परिजन को पूरी रकम बिना किसी कटौती के मिल सकेगी। ये बदलाव जो है वो 1 अप्रैल से लागू होने वाले इन नए इनकम टैक्स नियमों के तहत होगा और इससे पहले अगर ब्याज रकम 50,000 से ऊपर होती थी तो उस पर टीडीएस लगता था, लेकिन अब ये सीमा हटाई गई है और ब्याज को पूरी तरह टैक्स फ्री माना जाएगा। ये कदम खासकर लंबे क्लेम प्रक्रिया में धोखे भरी टैक्स कटौती को रोकने के लिए लिया गया है। सर, बजट में ये जो फैसला लिया गया है मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर टैक्स मुक्त करने का, ये जो फैसला है आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं और बाकी जो बीमा ग्राहक हैं उनके लिए किस तरीके से ये खास है, आम है? देखिए, ये एक मेरे हिसाब से एक त्रुटि थी जिसको ठीक किया गया है। बिकॉज एक मोटर ट्रिब्यूनल का जब क्लेम पास होता है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के थ्रू उसका क्लेम मिलता है, अगर किसी की गाड़ी को क्षति हुई है या किसी इंडिविजुअल को क्षति हुई है, हम स्पेशली यहाँ किसी इंडिविजुअल की क्षति की बात कर रहे हैं, तो उसको उसके अंदर जो क्लेम मिलता है, पहले वो क्लेमेंट की इनकम में ऐड होता था। अगर क्लेमेंट खुद है, अलाइव है, जिसको चोट लगी थी, तो उनको मिल रहा है या उनकी फैमिली को मिल रहा है। तो जब क्लेमेंट को खुद पैसा मिल रहा है, एक्सीडेंटल क्लेम है वो, तो पहले वो उसकी इनकम में ऐड होता था। तो गवर्नमेंट ने अभी क्लैरिफिकेशन करके उसको कर मुक्त कर दिया है। वो उसकी इनकम में ऐड नहीं होगा और वो एक रीइंबर्समेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि उसका नुकसान हुआ है, उसको इलाज कराना है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी इनकम आ गई अकस्मात, ये विंडफॉल गेन नहीं है उसके लिए। उसको नुकसान हुआ है, शारीरिक नुकसान हुआ है, पर्सनल मानसिक नुकसान हुआ है, उसको ठीक करने के लिए उसके पैसे भी हो सकता है लगेंगे। तो उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई है कि अभी 1 अप्रैल ऑनवर्ड जो ये इसके अंडर में मोटर ट्रिब्यूनल के थ्रू जो क्लेम पास होंगे वो आपकी इनकम में, आय में ऐड नहीं होंगे और वो टैक्स फ्री रहेंगे। क्योंकि इनकम में ऐड नहीं होंगे इसलिए टीडीएस का भी प्रावधान हटा दिया गया है जो 50,000 से ऊपर था। तो इससे राहत यही मिलेगी कि आपको ये जो एक इनकन्वीनियंस था, आपको अननेसेसरी उस पर टैक्स देना पड़ रहा था, वो आपका सेविंग हो जाएगी और फैमिली को, परिजनों को जो पैसा मिलेगा वो पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, टैक्स कट के नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और बिल्कुल सर, जो वाहन बीमा लेते समय किन कवर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर? कौन कौन से ऐसे एड ऑन्स है उनको करना चाहिए अगर कोई मोटर इंश्योरेंस ले रहा है तो? देखिए, जब मोटर इंश्योरेंस की बात आती है तो मोटर इंश्योरेंस हिंदुस्तान में मैंडेटरी प्रोडक्ट है थर्ड पार्टी कवर के लिए। थर्ड पार्टी कवर का, जैसे हमने पिछले सवाल में भी बात करी, अगर मेरी गाड़ी को यूज़ करते वक्त किसी पर्सन, इंडिविजुअल या प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे करती है मेरी पॉलिसी के अंडर। ये एक मैंडेटरी रूल है, उसके बिना आप वाहन को सड़क पे नहीं चला सकते। और ज़्यादातर गाड़ियाँ जब आप शोरूम से खरीदते हैं तो उसी समय 5 साल के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी आपको दिया जाता है। ये अभी IRDA का करंट नियम है। इसके अलावा थर्ड पार्टी के अलावा, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी को क्षति होती है, गाड़ी को नुकसान होता है, तो आपको गाड़ी वर्कशॉप पे ले आके ठीक करानी पड़ेगी। और या तो आप वो पैसा अपने जेब से दें क्योंकि आपने तो सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव कवर खरीदें जिसको हम बोलते हैं ओन डैमेज कवर। तो मेरी अपनी गाड़ी को जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, उसका जो खर्चा है उसको ठीक कराने का, वो पैसा भी इंश्योरेंस कंपनी दे। ये ओन डैमेज के अंदर कवर रहता है। अब ओन डैमेज सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी नहीं है जैसे आपने मुझसे पूछा, इसके अंदर कई एड ऑन कवर्स हैं जो मैं ले सकता हूँ। एक तो हो गया कि मोटा मोटा मेरी गाड़ी के अंदर क्षति हुई है, मुझे कवर मिल जाएगा, उसमें कुछ डिडक्टेबल्स होंगे, प्लास्टिक के पार्ट्स का डिप्रिसिएशन कटेगा 50% तक, ग्लास के ऊपर डिप्रिसिएशन कटेगा और मुझे बैलेंस पैसा मिलेगा।
अब मैं चाहता हूं कि ये डेप्रिसिएशन का पैसा ना मिले, तो मैं सबसे पहले एक जीरो डेप्रिसिएशन कवर ऐड करूंगा ताकि ये पैसा ना कटे। इसके अलावा फिर 4-5 और इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं जो मैं ऐड कर सकता हूं। सबसे पहला है, अगर मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है तो एक फीचर है, उसको बोलते हैं रिटर्न टू इनवॉइस। उसके तहत मेरी गाड़ी का जितने की मैंने गाड़ी खरीदी थी, अगर 15 लाख की गाड़ी खरीदी थी और आज मार्केट में उसकी वैल्यू 4 साल बाद 9 लाख रुपए है, तो मुझे 9 लाख नहीं मिलेंगे, मुझे 15 लाख पूरे मिलेंगे, ताकि मैं नई गाड़ी खरीद सकूं। तो ये रिटर्न टू इनवॉइस फीचर है। फिर फीचर आता है, मेरी गाड़ी की चाबी खो जाती है तो की कवर आता है। मेरी गाड़ी में अगर टायर बर्स्ट हो जाता है तो टायर कवर आता है। इसके अलावा लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स है, पर्स एक्सीडेंट कवर है। तो ये 5-7 फीचर्स हैं। गाड़ी पानी में डूब जाती है और इंजन खराब हो जाता है। दिल्ली गुड़गांव में आपको मालूम है बरसातों में बहुत पानी भर जाता है फ्लाईओवर्स के नीचे। तो पानी के नीचे अगर गाड़ी चलेगी, जर्मन कार्स बहुत जल्दी हमने देखा खराब हो जाती हैं। तो आप वाटर इनग्रेस को बचाने के लिए भी आप कवर ले सकते हैं, इंजन प्रोटेक्शन कवर बोलते हैं। तो इस तरह से 8-10 कवर्स आते हैं टोटल, जो अगर आप ले लेंगे तो आप टोटल निश्चिंत हैं। अगर आपकी गाड़ी को कुछ भी होता है लॉस, तो आपको अपने जेब से कुछ पैसा नहीं देना, आपको टोटल बीमा कंपनी उसका पैसा देगी। बिल्कुल सर, कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि अगर ज़ीरो टैप पॉलिसी जो है वो लेते हैं इसमें मोटर इंश्योरेंस में, तो सर इंजन का प्रोटेक्शन वो खुद से देती हैं, इसके अलावा कुछ और ज़रूरी जैसे एड ऑन्स हो गए वो उसी में इंक्लूड करके देती हैं। सर क्या फिर बाद में इसको अलग से इंक्लूड करवाना, एड ऑन्स को अलग से इंक्लूड करवाना ज़रूरी है, या फिर उसी में हम ये सारी जो पॉलिसी में ही हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख लें? देखिए, बेस पॉलिसी में अंजलि कोई भी कंपनी ये फीचर्स नहीं देता। बेस पॉलिसी या तो थर्ड पार्टी होती है या आप ओन डैमेज कवर लेंगे, जिसमें बेसिक तरह से गाड़ी को क्षति होने पे उसका क्लेम मिलेगा। बट कुछ कंपनीज इसको बंडल करके बेचती हैं, पैकेजिंग करके बेचती हैं। तो आपको लगता है कि ये पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3 में से मुझे सिलेक्शन करना है, तो हो सकता है पैकेज 1 में मेरा इंजन प्रोटेक्शन है, पैकेज 2 में मेरा की रिप्लेसमेंट और थेफ्ट भी कवर्ड है, रिटर्न टू इनवॉइस कवर्ड है। तो ऐसे पैकेजेस इंश्योरेंस कंपनीज ने बनाए हुए हैं जो अलग अलग वो बेचते हैं। आप कभी भी इन पैकेजेस को हटा सकते हैं, बट याद रखिएगा जब आप हटा देंगे तो गाड़ी जितनी पुरानी हो जाएगी, बाद में वो पैकेज ऐड करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप पैकेज शुरू से ले रहे हैं तो मेरा सजेशन है सेम कंपनी के साथ बने रहें, उन पैकेजेस को कंटिन्यू करें जब तक आप पॉलिसी को अपने साथ रखना, गाड़ी को अपने साथ रखना चाहते हैं। ओके सर, एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, क्या ये ज़रूरी है कि एक ही जो फर्स्ट हमने जो पहले जब गाड़ी खरीदी और पहले साल में हमने कोई पॉलिसी जो है वो खरीदी किसी एक कंपनी के साथ में, तो उसे हम सेम ईयर कंटिन्यू करते रहें, या फिर हम पॉलिसी जो है वो अपने बजट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं? इसमें 2 चेंजेस मुझे समझ आ रहे हैं आप जो पूछना चाह रहे हैं। पहला है प्रोडक्ट के फीचर्स, क्या मैं बढ़ाऊं या कम करूं। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से अगर आपने पहले फीचर्स कम लिए थे तो आपको ऐड कर लेने चाहिए अगले 1-2 साल में, और उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया, कुछ इंपॉर्टेंट कवर्स हैं और कुछ बहुत सस्ते कवर्स हैं। जीरो डेप आजकल सारे लोग लेते हैं, उसको नॉर्मली तौर पे बोला जाता है बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस है आपकी गाड़ी, बट वो बम्पर टू बम्पर नहीं है टेक्निकली, बिकॉज इंजन खराब हो गया तो कवर नहीं मिलेगा, सुबह अगर तार काट गए तो शायद कवर नहीं मिलेगा, गाड़ी चोरी हो गई तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवर लेना है तो जो 7-8 कवर मैंने बताए सारे लेने पड़ेंगे। दूसरा, और क्योंकि बाद में अगर आप ऐड करना चाहेंगे तो या तो अवेलेबल नहीं होंगे या आपको कंपनीज मना कर देंगी अगर आप क्लेम ले चुके हैं तो। दूसरा, आपने पूछा कि क्या हम कंपनी चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लकीली हिंदुस्तान में मोटर बीमा एक टाइम पे 1 साल के लिए रिन्यू होता है। बिल्कुल। आप अगले रिन्यूअल पे देख सकते हैं कि आपको कंपनी सेम फीचर्स पे क्या प्राइस दे रही है, और दूसरी कंपनी ज़्यादा फीचर्स पे या सेम फीचर्स पे क्या बेटर प्राइसिंग दे रही है, तो आप उसको स्विचिंग कर सकते हैं। बट स्टिल मेरा यहाँ सुझाव यही रहेगा कि आप आनन फानन में सिर्फ प्राइस को देख के डिसीजन मत लीजिए। बाजार में काफ़ी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें आपको प्राइस कम करने के लिए कुछ फीचर्स हटा दिए जाते हैं और आपको मालूम भी नहीं चलता, उसका क्षति ज़्यादा है फायदे से। तो आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, मोटर इंश्योरेंस आप ले रहे हैं तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है, और बजट में जो खास तरीके से जो खुद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये जो तोहफा दिया है, इसे एक तरीके से तोहफा हम कहेंगे, तो ये ग्राहकों को भी काफ़ी ज़्यादा राहत देने वाला है। तीसरी खबर का अब हम रुख कर लेते हैं सर। तीसरी खबर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के क्लेम सेटलमेंट से ही जुड़ी हुई है। सरकार ने संसद में बताया कि इस योजना में 99.94% तक
क्लेम आसानी से सेटल किए जा रहे हैं और जिस व्यक्ति का क्लेम दर्ज होता है वो 17 दिनों के अंदर भुगतान ले रहा है। वहीं बीमा नियामक एडा ने भी बीमा क्लेम से जुड़े आंकड़े जारी कर दिए हैं। सरकारी बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस 95.26% क्लेम सेटलमेंट के साथ सबसे आगे है। वहीं प्राइवेट कंपनियों में एको इंश्योरेंस 99.98% क्लेम सेटलमेंट के साथ सबसे आगे है। वहीं कंपनियों में टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस 94.14% और ICICI लोम्बार्ड का रेशो 98.45% रहा है। सर, PMJJBY की इतनी तेज क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को आप किस तरीके से सर देख रहे हैं? देखिए, PMJJY एक गवर्नमेंट का प्रयास है फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंडर एक मिनिमम कवर सारे बैंक धारकों को, अकाउंट होल्डर्स को अवेलेबल होना चाहिए। उसमें आई थिंक 2 लाख रुपए का एक फ्लैट कवर मिलता है जो करीब 200-300 रुपए की कॉस्ट में आपके बैंक अकाउंट से ही पैसे कट जाते हैं और बैंक्स के माध्यम से ये कवर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपको इसलिए अगर आप देखेंगे, आपको हर साल जब भी आपने पॉलिसी ली है तो साल के एंड पे आपको आपके बैंक से रिमाइंडर आता है कि आप अपने बैंक में पर्याप्त बैलेंस मेंटेन करें ताकि उसका प्रीमियम कट सके। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानने वाली है कि इसका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने IRDA के थ्रू बनवा दिया है, बट ये स्कीम्स ज़्यादातर बैंक्स के थ्रू प्राइवेट और सरकारी कंपनियां ही चला रही हैं बैकएंड पे। बट क्योंकि इसमें कवर बहुत छोटा है, लिमिटेड है, तो आप ये मत मान के चलिए कि PMJJY ले लिया तो मैं सुनिश्चित हो गया, मैं फाइनेंशियली सिक्योर हो गया हूँ। बिकॉज इसमें सिर्फ एक्सीडेंटल की एक अलग पॉलिसी है और एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है 2 लाख रुपए की। वो पर्याप्त नहीं है। वो शायद डेली वेज अर्नर्स के लिए या रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए ठीक है, बट अर्बन एरिया जिनकी आय 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख है, उनके लिए ये स्कीम पर्याप्त नहीं है। तो आपको इसके अलावा अपना ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग भी करानी चाहिए मेरे हिसाब से। इस प्रोडक्ट के थ्रू गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि टाइमली इसकी क्लेम सेटलमेंट हो, वो एक अच्छी बात है। जैसे आपने आंकड़े सजेस्ट करे, 95-96% से ऊपर इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम पे कर रही हैं, बिकॉज ये एक प्रोडक्ट ऐसे बनाया गया, अंडरराइटिंग इसकी ऐसे बनाई है कि नो क्वेश्चन आस्क्ड, अनलेस कोई खतरनाक बीमारी थी उसने डिक्लेरेशन नहीं दी है तो उसी केस में इसके क्लेम को रोका जाता है, या फ्रॉड नहीं हुआ है, व्यक्ति जिंदा ही नहीं है और उसकी पॉलिसी ले ली गई है। ये सब पॉसिबल नहीं है बिकॉज आपको बैंक अकाउंट से लिंक करके प्रोडक्ट दिया जा रहा है और बैंक अकाउंट जिसका है वो व्यक्ति जीवित भी होगा, इसलिए इसकी क्लेम सेटलमेंट बेटर है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे कि जो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनके क्लेम सेटलमेंट इतनी जल्दी हो जाएं, वहाँ पे चैलेंज ये आएगा इंश्योरेंस कंपनीज को, क्योंकि क्लेम अमाउंट ज़्यादा होते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 50 करोड़ का कवर होता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज को अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। वहाँ पे भी IRDA ने रूल्स बनाए हैं कि लास्ट इन्फॉर्मेशन के बाद आप, और इंश्योरेंस कंपनी खुद से भी डिसाइड करेंगे कि 30 से 60 दिन में हम क्लेम पे करेंगे। बट PMJJY को नॉर्मल पॉलिसी से कंपेयर करना कवर के पॉइंट से और क्लेम सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेंचमार्क बनाना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहेगा मेरे हिसाब से। बट एक अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट का कि एक बेसिक कवर हर इंसान के पास अवेलेबल है जो इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर अब ऐसे में बीमा कंपनी चुनते समय क्लेम सेटलमेंट देखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है सर? क्लेम सेटलमेंट देखिए बहुत ज़रूरी है, बट इसमें मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है इंश्योरेंस कंपनी जो टॉप पे है और जो बॉटम पे क्लेम सेटलमेंट में है। फ़र्क जो आता है वो इंश्योरेंस कंपनी के प्रोसेसेस में प्रॉब्लम हो सकती है, या जिस प्रक्रिया से वो अंडरराइटिंग करते हैं पॉलिसी देते वक्त, या अगर कुछ कस्टमर्स ने गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करी और उनके इसलिए क्लेम्स पे नहीं हो रहे, और अगर खासकर ग्रुप पॉलिसी के अंदर जिसमें अंडरराइटिंग नहीं होती है, प्री अंडरराइटिंग होती है और वहाँ पे पॉलिसी दे दी जाती है आंख बंद करके पहले, तो बाद में क्लेम के समय पे वेरिफिकेशन होने पे क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। इन कारणों से हो सकता है कि क्लेम्स कंपनी ए वर्सेस कंपनी बी के परसेंटेज में डिफरेंस आए। बट एज अ इंडिविजुअल जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं तो आप 3-4 चीज़ों का, जैसे मैंने पहले बताया, आप ध्यान रखें। आप पहले तो सब डिक्लेरेशन खुद से दें फॉर्म के अंदर। आप फॉर्म खुद भरें, ऐसा नहीं हो कि आपका एजेंट आपका फॉर्म भर रहा है, आपको मालूम ही नहीं क्या फॉर्म भरा। उसके अलावा आप सब डिक्लेरेशन दें और आप कंपनी की स्टेटिस्टिक्स चेक करें कि उनकी क्लेम परसेंटेज है क्या ओवरऑल, उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड करें। तो खाली प्रीमियम के बेसिस पे मत डिसाइड करिए, आप क्लेम रेशियो भी देखिए साथ के अंदर।
बिल्कुल, तो इन पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगली खबर हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं चाइल्ड इंश्योरेंस से जुड़ी हुई। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने बच्चों के लिए आईसीआईसीआई प्रू स्मार्ट किड 360 पॉलिसी पेश की है। ये पॉलिसी पूरी पॉलिसी अवधि के लिए लाइफ कवर, पॉलिसी मैच्योरिटी पर एक मुश्त भुगतान, बच्चे की जरूरी जरूरतों के अनुसार मनी बैक भुगतान की राशि और समय चुनने की फ्लेक्सिबिलिटी, लाइफ एश्योर्ड की मृत्यु पर लाइफ कवर का भुगतान और फ्यूचर के सभी प्रीमियम माफ करने जैसे फीचर के साथ आती है। वहीं मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को रेगुलर इनकम दी जाती है, जिससे लगातार फाइनेंशियल सपोर्ट सुनिश्चित होता है। सर, स्मार्ट किड 360 में गारंटीड रिटर्न और प्रीमियम वेवर फीचर्स का मतलब क्या है सर? देखिए, हम हमेशा से बोलते आए हैं अपने इन्वेस्टर्स को कि आप जब कोई एक फिक्स्ड गोल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और वो गोल आपको मालूम है कि ज़रूर अचीव करना ही करना है, उसमें सबसे पहले आपके ध्यान में आता है कि बच्चे की शादी और पढ़ाई। ये दो ऐसे गोल्स हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं, और तीसरा गोल है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग का। तो नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं कि जब आप ऐसे गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स में लगाएं जहाँ पे गारंटेड रिटर्न हो। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट लिंक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, यूलिप्स यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स अवेलेबल हैं। बट इसके साथ एक और फीचर होना चाहिए प्लान का, जैसे आपने बोला, उसका नाम है वेवर ऑफ प्रीमियम। बिल्कुल, मैं इसको एग्जांपल के तरीके थ्रू एक समझाना चाहूँगा। आपका बच्चा अभी न्यू बॉर्न है, 3 महीने का है। आप सोचते हैं कि डॉटर के लिए मुझे 25 साल पे उसके लिए शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं और बीच में उसकी पढ़ाई के लिए भी अगर पैसे अवेलेबल हो जाए 20-22 साल पे, तो मुझे एक प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करना है। अब आप एक साधारण रूप से अगर इसमें एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप एक SIP करते हैं, तो उसमें एक रिस्क है कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है, प्रीमियम मैं भर रहा हूँ, और 5 साल बाद अगर मुझे कुछ हो गया तो आगे के फ्यूचर प्रीमियम्स भरने मेरी वाइफ के लिए, मेरी फैमिली के लिए दिक्कत हो जाएगी। बट बच्चा तो बड़ा होगा, 25 साल का होगा, 20 साल का होगा, और आपने उसके लिए ख्वाब सोचे थे कि उसकी पढ़ाई अच्छी जगह होनी चाहिए, उसकी शादी पे 50 लाख खर्च होना चाहिए। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? 5 साल बाद ही निवेश तो वहीं बंद हो गया। बिल्कुल। तो वहाँ पे एक फीचर आता है जो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स में अवेलेबल है, उसको बोलते हैं वेवर ऑफ प्रीमियम, जो ज़्यादातर चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान के साथ अटैच किया जाता है। उस केस में क्या होगा कि 5 साल के बाद मृत्यु पे जो लाइफ एश्योर्ड है, पेरेंट है, इंश्योरेंस कंपनी वो प्रीमियम आगे के वेव ऑफ कर देगी और वो सेम प्रीमियम उसके नाम पे उसकी पॉलिसी में पे करती रहेगी। तो मतलब ये है कि मैं अगर नहीं भी रहूंगा तो मेरे बिहाफ पे अगर 15 साल 20 साल प्रीमियम जाना था वो जाएगा। तो जो अगर प्लान गारंटेड है तो 25 साल पे 20 साल पे जो पैसा आना था मुझे वो एज इट इज आएगा, भले ही मैं हूं या नहीं हूं। तो वेवर ऑफ प्रीमियम बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो हर चाइल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए आपको साथ में लेना चाहिए। ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में एक कैटेगरी है चाइल्ड प्लान, उसमें अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका फायदा है। आगे बढ़ते हैं। अब नोएडा पुलिस ने बीमा पॉलिसी के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े अवैध कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर दिया। देखिए, एक खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इस कॉल सेंटर के जरिए करीब 300 से ज्यादा लोगों से ठगी की गई और 5000 से अधिक लोगों का पर्सनल डेटा अवैध तरीके से इस्तेमाल किया गया। आरोपी खुद को बीमा कंपनी का ऑफिसर बताकर लैप्स बीमा पॉलिसी दोबारा चालू कराने या फिर पैसा वापस दिलाने का झांसा देते थे। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, पॉलिसी से जुड़ा डेटा और कॉलिंग स्क्रिप्ट बरामद की है। सर, इस तरीके की न्यूज हम देख रहे हैं। बीमा पॉलिसी के नाम पर इस तरह की ठगी अब आम सर क्यों होती जा रही है? इसके लिए देखिए, कल्प्रिट हम लोग ही खुद हैं। एज अ इन्वेस्टर हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल कम है हिंदुस्तान में, तो हमें जागरूक होना चाहिए। दूसरा जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ करने वाले काफ़ी लोग हैं और उसके ज़रिए वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको ठग रहे हैं, आपसे OTP ले रहे हैं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपसे पॉलिसी का डेटा चुरा के बाजार से लेकर आपको उस पर कॉल करते हैं, आपको बोलते हैं कि सर एक OTP आया, बता दीजिए, हम आपकी पॉलिसी का कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। तो अगेन घूम फिर के मैं वहीं पे आ जाऊँगा कि आपको एक ट्रस्टेड एडवाइज़र के थ्रू जाना चाहिए और अपनी डिस्कशंस, अपनी इन्वेस्टमेंट की एक अननोन फ़ोन नंबर पे, अननोन कॉलर से नहीं करनी चाहिए। RBI, IRDA, SEBI ये सब आपको टाइम टू टाइम अवगत कराते हैं कि आप OTPs मत शेयर करिए अपने। ट्राई भी बोलता है, एयरटेल जैसी कंपनीज भी आपको स्पैम का नंबर डिस्प्ले करती हैं।
तो आपको ऐसे नंबरों से दूर रहना पड़ेगा, कॉल से दूर रहना पड़ेगा, और सिक्योर्ड वेबसाइट्स पे जाइए, सिर्फ सिक्योर्ड ऐप डाउनलोड करिए और जानकार लोगों से ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिस्कशन करिए। तो आप इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं। प्लस आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं। कोई अगर आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, आप इंस्टेंट उनको जवाब मत दीजिए, आप वेरीफाई करिए। हो सकता है वो लोग ठीक भी हों, जेन्युइन भी हों, आप बाद में उनसे बात करिए। उनका ट्रू कॉलर पे नंबर चेक करिए, कोई स्पैम तो नहीं है, क्या है। जिस एडवाइज़र के थ्रू आप बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी में दोबारा फ़ोन करके चेक करिए कि मुझे ऐसा फ़ोन आया है, क्या ये सही इन्फॉर्मेशन है या गलत है। आप कुछ ऐसे स्टेप्स उठाकर लाखों और करोड़ों का अपना नुकसान होने से बच सकते हैं। बिल्कुल, तो कई सारी चीज़ें हैं, आप उनको अगर ध्यान में रखेंगे, आप इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे तो ऐसी ठगी से आप बच सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट जानो फिर मानो में। तो आज हम अपने सेगमेंट में एक पॉलिसी का 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि यह पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। चलिए बात करते हैं एलआईसी के हाल ही में लॉन्च की गई एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसी के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी ने हाल ही में एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस प्लान 886 लॉन्च किया है। ये एक यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्लान यूलिप है, जिसमें जीवन बीमा के साथ निवेश का ऑप्शन मिलता है। इस पॉलिसी का मकसद उन ग्राहकों को कवर देना है जो लाइफ कवर के साथ साथ लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन भी चाहते हैं। एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस एक मार्केट लिंक प्लान है, जिसमें पॉलिसी धारक अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार अलग अलग फंड ऑप्शन चुन सकता है। इस पॉलिसी में प्रीमियम टॉप अप, फंड स्विच और आंशिक निकासी जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। हालांकि यह मार्केट लिंक प्लान है, इसलिए इसमें मिलने वाला रिटर्न बाजार के फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। अब चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास, जो एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसी की कुछ की फीचर्स बता रहे हैं। बिल्कुल अंजलि, जैसे कि हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं और जैसे कि आपने बताया इसके बारे में कि एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस यानी कि ये एक यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें आप निवेश भी कर सकते हैं, प्लस इसमें लाइफ कवर भी मिलता है। दूसरे फीचर्स की अगर बात करें तो फिर उसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि एज एंट्री क्या हो सकती है इसमें, या फिर कितने उम्र के लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 से 65 साल के जो उम्र के जो लोग हैं वो इस पॉलिसी को ऑप्ट कर सकते हैं, इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर पॉलिसी की ड्यूरेशन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं कि 10, 15, 20 या 25 साल के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो आपकी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से हो तो आप उस ड्यूरेशन की पॉलिसी यहाँ पर चुन सकते हैं। इसके अलावा पॉलिसी धारक को जोखिम क्षमता यानी कि रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से वो अलग अलग फंड का यहाँ पर चुनाव भी कर सकता है। दूसरे फीचर्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो फंड में स्विचिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया आपको, निवेश रणनीति आप बदल सकते हैं, यानी कि अगर आपको कोई फंड पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पर तो आप उसको स्विच भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि जो बेटर ऑप्शन आपके लिए होगा उसके लिए यहाँ पर स्विचिंग फैसिलिटी भी दी गई है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर आप टॉप अप प्रीमियम जमा करने की भी यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है कि अगर आप चाहते हैं कि टॉप अप प्रीमियम आप पहले से थोड़ा सा टॉप अप करवा लें प्रीमियम को, या फिर उसकी जो कवर है उसको बढ़ाने के लिए आप टॉप अप प्रीमियम का भी यहाँ पर ऑप्शन चुन सकते हैं। 5 साल पूरे होने के बाद यहाँ पर आंशिक निकासी की जा सकती है। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि इसमें मिनिमम जो पॉलिसी की ड्यूरेशन है वो 10, 15, 20 और 25 साल की हो सकती है, लेकिन 5 साल पूरे होने पर आप यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं पॉलिसी से। इसके अलावा अगर लास्ट ऑप्शन की बात करें तो पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर फंड वैल्यू या फिर सम इंश्योर्ड जो भी सबसे ज्यादा होगा वो पॉलिसी धारक के परिवार वालों को दे दिया जाएगा। तो ये है कुछ की फीचर्स एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस को लेकर, जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक, और इस पॉलिसी के की फीचर्स आपने बताए। सर, एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस को टर्म प्लान से कैसे अलग देखा जाए और ये किस तरह के ग्राहकों के लिए सही है? जैसा कि हमारे जो सहयोगी अभिषेक हैं उन्होंने भी इस पॉलिसी के कुछ की पॉइंट्स बताए हैं। अंजलि देखिए, एलआईसी का प्रोटेक्शन प्लस एक यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें लाइफ कवर भी आता है साथ में, जबकि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान सिर्फ लाइफ कवर देता है। तो पर्याप्त मात्रा में टर्म इंश्योरेंस आपको इस प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, सिर्फ 7 to 10 टाइम्स प्रीमियम का आपको कवर मिलेगा, जबकि एक टर्म प्लान नॉर्मल तौर पे 100 से 200 गुना टर्म इंश्योरेंस उस प्रीमियम पे दिलाता है। अगर आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना है तो आपको शायद 10 से 15 हज़ार में एज के हिसाब से आपको वो कवर मिल जाएगा। बट जहाँ पे आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना है इस प्रोडक्ट के थ्रू तो आपको करीब 10 लाख का प्रीमियम देना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि ये महंगा है, ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि इसमें 10 लाख के प्रीमियम देने पे सेम कवर तो मिलेगा, बट इसमें
90-95% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव दोनों प्रोडक्ट्स के अलग हैं। एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं मार्केट लिंक रिटर्न के थ्रू, और आप चाहते हैं कि बाजार में डेट से ज़्यादा रिटर्न मुझे मिले, मुझे इक्विटी की रिटर्न मुझे मिले, एक बैलेंस फंड की रिटर्न मिले, मुझे एक मिड कैप या स्मॉल कैप, डिपेंड करता है मैंने किस तरह का फंड लिया है, उसकी रिटर्न मिले, साथ में मुझे एक लाइफ कवर भी मिले पर्याप्त मात्रा में जो 10 गुना रहेगा मेरे प्रीमियम का, और लंबी अवधि में मुझे कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट की वजह से मेरा अच्छा वेल्थ क्रिएशन का कॉर्पस इकट्ठा होगा। जबकि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान में प्राइमरी रूप पे मेरा फोकस रहता है कि मुझे कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा कवर चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा अवधि के लिए कवर चाहिए। तो ये दोनों अलग प्रोडक्ट्स हैं। आप इसको एक प्रोटेक्शन की तरह मत देखिए, जैसे इसका नाम प्रोटेक्शन प्लस है, ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट लिंक प्रोटेक्शन कम इन्वेस्टमेंट प्लान है। बिल्कुल जितने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है प्रोटेक्शन कम है। बिल्कुल सर, इस पॉलिसी में मिलने वाले फंड ऑप्शन क्या होते हैं और निवेश से जुड़े रिस्क फैक्टर इसमें क्या हैं सर? कैसे? देखिए, नॉर्मल तौर पे ब्रॉडर मैं बताऊंगा, एग्जैक्ट फंड्स अभी मुझे ध्यान नहीं है, बट एक इक्विटी रिलेटेड फंड रहता है। इक्विटी में भी 3-4 अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। मिड कैप वाला अलग फंड हो सकता है, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने वाला अलग हो सकता है, स्मॉल कैप वाला फंड हो सकता है, कोई एक टॉप 100 वाला फंड हो सकता है। ऐसे अलग अलग कंपनीज कोई थीमेटिक फंड ला सकते हैं वो कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। इंडेक्स फंड आज की डेट में ज़्यादातर कंपनीज नहीं लेके आ रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज। फिर इसके अलावा बैलेंस फंड हो सकते हैं और डेट फंड हो सकते हैं। तो आपको उन फंड में से कोई भी किसी भी कॉम्बिनेशन में फंड ले सकते हैं, और आप स्विच भी कर सकते हैं अपने पैसे को। साल के बीच में 10-12 बार नॉर्मली स्विचेस फ्री रहते हैं, और आप अपने प्रीमियम को रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इस बार मैंने इक्विटी में डाला, अगले साल मुझे डेट में डालना है। बट ऑब्वियसली मैं सजेस्ट करूंगा, जब आप इक्विटी लिंक्ड यूनिट लिंक प्लान ले रहे हैं तो आप शुरू के सालों में अपना पैसा इक्विटी की तरफ ज़्यादा रखिए रुझान, और बाद में इसको डेट में रखिए, ताकि फाइनेंशियल प्लानिंग प्रिंसिपल के हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन चेंज हो सके। और जो रिस्क की बात रही, जैसे क्योंकि इसके अंदर इक्विटी और दूसरे तरह के फंड्स हैं, तो आप आंख बंद करके अपने एडवाइजर के कहने पे सिर्फ फंड का सिलेक्शन मत करिए। आपका 2 रूल, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के सारे रूल लगाने पड़ेंगे इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के, कि मुझे इक्विटी लेना है या डेट लेना है, किस रेशियो में लेना है। मेरी एज ज़्यादा है तो मैं इक्विटी कम लूँ, मेरा गोल आने वाला है मैच्योरिटी का, तो मैं इक्विटी से मूव करके डेट में शिफ्ट कर जाऊँ, और इक्विटी से रिलेटेड और डेट के अपने जो रिस्क हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट के रिस्क इस प्रोडक्ट के अंदर रहेंगे, क्योंकि इसकी कुछ गारंटी नहीं है। बिल्कुल। और सर, इसमें टॉप अप प्रीमियम और फंड स्विच की जो सुविधा दी गई है पॉलिसी धारकों के लिए, वो कितनी ज़्यादा यूजफुल है सर? टॉप अप देखिए ऐसे काम आता है अंजलि, जैसे मेरे पास कोई विंडफॉल गेन आया, बोनस आया, मुझे अलग से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सेम प्रोडक्ट में ही मैं एक्स्ट्रा पैसा डाल सकता हूँ। मुझे उसके ऊपर रिस्क कवर नहीं मिलेगा, बट वो मेरी पॉलिसी में ऐड हो जाएगा, तो मेरी वो एक इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और स्विचिंग और रीडायरेक्शन एक फीचर है, मुझे इक्विटी से डेट में शिफ्ट करना है या डेट से इक्विटी में और वाइसा वर्सा शिफ्ट करना है, वहाँ पे काम आता है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको शुरुआती सालों में, अगर आपकी उम्र कम है स्पेशली, तो आपको इक्विटी लिंक्ड फंड लेने चाहिए, क्योंकि इक्विटी आपको इन्फ्लेशन प्रूफ रिटर्न देगी लॉन्ग टर्म में। ऐसा नहीं आप सोचिए 3 साल में अच्छी रिटर्न दे देगी, आपको 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल की अवधि में अपने जैसे गोल्स हैं उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। और दूसरा रूल ये कहता है कि आपको अपने गोल जब आपके करीब आ रहे हैं, आपको पता है 3 साल बाद बेटी की शादी है, मुझे पैसे चाहिए इस फंड में से, तो आप इक्विटी से शिफ्ट करके अपना उतना पैसा इसको डेट के अंदर या लिक्विड के अंदर शिफ्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपकी रीडायरेक्शन की स्विचेस के फंक्शंस जो है वो काम आएंगे। बिल्कुल। और सर, निजी कंपनियों के टर्म प्लान के मुकाबले ये जो LIC की पॉलिसी है वो सर कहाँ स्टैंड करती है? मैंने अभी आपको बताया अंजलि, ये टर्म प्लान का कंपैरिजन नहीं है। निजी कंपनी के पास भी ऐसे ही यूनिट लिंक प्लान्स हैं, और निजी कंपनी के पास टर्म प्लान्स भी हैं। सिमिलरली LIC के पास टर्म प्लान भी हैं, और LIC के पास यूनिट लिंक प्लान भी हैं। तो आप एक यूनिट लिंक प्लान को यूनिट लिंक से कंपेयर करिए, और आप एक टर्म प्लान को टर्म प्लान से कंपेयर करिए, तब आप कंपेयर कर पाएंगे कि सही रूप में आपका प्रीमियम कितना है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने अपना कीमती समय बोनस को दिया। आज हमने बहुत ही विस्तार से समझा सारी चीज़ों को, और बहुत शुक्रिया सर। जरूर, धन्यवाद। तो ये थी बीमा की दुनिया के इस हफ्ते की बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आज के शो में आपके लिए जानकारीपूर्ण खबरें रही होंगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी बीमा से जुड़े नए अपडेट्स और एक और नई पॉलिसी रिव्यू के साथ। नमस्कार।